फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज मैं आपको आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्रमुख पहलुओं से रूबरू कराऊंगा। यह सिर्फ परीक्षा के हिसाब से ही नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक और एक जागरूक नागरिक के लिए यह इनके जो आर्थिक समीक्षा है उसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है के बारे में समझ बनाने के लिए आर्थिक समीक्षा की जानकारी बहुत ज़रूरी। तो आइए हम आर्थिक समीक्षा पर नज़र डालते हैं। 2020-21 का जो आर्थिक समीक्षा था वह 29 जनवरी 2021 को पेश किया गया। यह पहली दफ़ा है जब बजट के 3 दिन पहले इस आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। इससे पहले अगर हम बजट की बात करें, इसके पहले हम आर्थिक समीक्षा की बात करें तो 1964-65 से लेकर के 2020-21 तक यह बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता था। क्या आर्थिक समीक्षा पेश की जाती थी? इससे पहले जब हम पहली बार आर्थिक समीक्षा की बात करें तो पहली दफ़ा आर्थिक समीक्षा 1950-51 में, वित्त वर्ष 1950-51 में पहली दफ़ा संसद में आर्थिक समीक्षा पेश हुआ था। तब से लेकर के 1964-65 तक जो है बजट के साथ साथ ही जो है आर्थिक समीक्षा पेश की जाती थी। लेकिन 64 से लेकर के 2020-21 तक की स्थिति रही कि बजट के एक दिन पहले पेश की जाने लगी। और 2021 यानी आर्थिक समीक्षा 2020-21 के लिए जो आर्थिक समीक्षा जारी की गई 2021 में, वह 29 जनवरी 2021 को जारी की गई, संसद में पेश किया गया, जो बजट से 3 दिन पहले था। अब हम आइए जानते हैं इसके थीम क्या थे। जैसा कि पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान थी, तो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं भी कराह रही थी। वैसी स्थिति में यहाँ जो है भारत के आर्थिक समीक्षा का जो थीम बनाया गया वह है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन की रक्षा और जीने के लिए जो प्रमुख आधार हैं, जो व्यवसाय हैं, उसकी रक्षा, यानी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड की बात की गई है। कोरोना के कहर की, कोरोना के असर की अभिव्यक्ति के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। अब आर्थिक समीक्षा जब कोरोना का कहर है तो उस स्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है निगेटिव चल रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है ऋणात्मक रूप में वृद्धि कर रही हैं। वैसे में आर्थिक समीक्षा 2020-21 कहता है, खुद बोलता है कि हमारे यहाँ जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह वी शेप्ड में रिकवरी हुई। वी शेप्ड का मतलब कि पहले इस अर्थव्यवस्था में तेज़ी से कमी दर्ज की गई, इसके बाद धीरे धीरे जो है क्रमशः ग्रोथ करके वह अब जो है पॉजिटिव स्थिति में आ रही है। वी शेप्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वी शेप्ड आर्थिक समीक्षा में 2020-21 में किस तरह के भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह के रिकवरी की बात की जाए, किस तरह के ग्रोथ की बात की जा रही है, तो आपको वी शेप्ड याद रखना होगा। इसको और भी माइन्यूटली समझते हैं वी शेप्ड कैसे हुआ। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें वित्त वर्ष 2020-21 में, तो आपने देखा होगा कि हम किसी भी वित्त वर्ष को 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, यानी हर 3 महीने पे एक जो है क्वार्टर होता है। तो पहले क्वार्टर में जो आंकड़े जारी करते हैं वो NSO के द्वारा जारी होता है, और NSO के आंकड़े के हिसाब से, जो पहले क्वार्टर के आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीडीपी का ग्रोथ जो है -24.4 था। यह जो है आपको एक्स एक्सिस है और यह जो है वाई एक्सिस है। इसमें हम जीडीपी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं परसेंटेज में, और यहाँ पर हम ईयर्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी त्रैमासिक अवधियों की बात करें। 3 महीने की अवधि है, फर्स्ट त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक, तृतीय त्रैमासिक और चतुर्थ त्रैमासिक की बात करते हैं, क्वार्टर्स की बात करते हैं। तो पहले क्वार्टर में, ये 2020-21 के पहले क्वार्टर में अर्थव्यवस्था के, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जीडीपी में 24.4% का जो है निगेटिव ग्रोथ दर्ज किया गया। दूसरे क्वार्टर में 7.4% का जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तीसरे क्वार्टर में थोड़ी सी पॉजिटिव 0.5 यानी 0.5% का जो है पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज किया गया जीडीपी में, भारत के अर्थव्यवस्था के जीडीपी में। जबकि चौथे क्वार्टर में अगर देखा जाए तो यह वृद्धि 1.6% की हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सीधा घटा, इसके बाद जो है थोड़ी रिकवरी हुई, इसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई, और इस तरह से एक वी शेप्ड का जो है स्थिति बना। यानी अर्थव्यवस्था में जो 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी का रेट है वह वी शेप्ड रिकवरी है। अगर हम निगेटिव ग्रोथ की बात करें कि किन किन सालों में भारत के जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ हुए हैं, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो अभी तक 4 ऐसे अवसर आए हैं, 4 ऐसे काल अवधियाँ रही हैं
जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। पहला 1965-66 में, जबकि घनघोर अकाल पड़ा था। जब घनघोर अकाल पड़ा था तो उस स्थिति में भारत का जीडीपी जो है ऋणात्मक ग्रोथ की स्थिति से गुजरा था। 71-72 की भी स्थिति थी यही, जबकि जो है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, और 79-80 में भी ऋणात्मक दर्ज की गई थी। इसके अलावे 2020-21 में कोरोना के कहर के चलते जो है फिर से निगेटिव वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रिकवरी हुआ, वी शेप्ड रिकवरी हुई है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में हम प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगर हम जीडीपी में रियल ग्रोथ की बात करें, रियल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 2019-20 में यह जो जीडीपी में रियल ग्रोथ था, यानी रियल जीडीपी में जो ग्रोथ रेट था वह 4.2% था, जबकि 2020-21 में यह घट करके माइनस में हुआ, -7.7 हो गया। और अनुमान है कि 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष हैं उसमें यह बढ़ करके जो रियल जीडीपी में ग्रोथ रेट होगा वह +11% हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। जबकि अगर हम नॉर्मल जीडीपी की बात करें, नॉर्मल जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात करें, तो यह जो एक्सपेक्टेड है 2021-22 में यह 15.4 है। तो आपको दोनों आंकड़ों को याद रखना चाहिए और इस तरह से यह पूछा जा सकता है। इन तीनों आंकड़ों को 2019-20 में, यानी किसी भी आर्थिक समीक्षा में 3 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के जो वित्तीय वर्ष हैं उसके आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ अगर 2019-20 की बात करें तो यह 4.2% है, यानी प्लस में है। जब हम अगले वर्ष वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2020-21 में, तो यह ग्रोथ रेट घट करके 7.7 हो जाता है, माइनस में -7.7 हो जाता है। और 2021-22 में जो अनुमान किया जाता है अगले वित्त वर्ष का, उसके लिए अनुमान है रियल जीडीपी में जो ग्रोथ रेट का अनुमान है वह है +11%, जबकि नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट में जो एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, वह 15.4 है। अब हम तुरंत जानते हैं, सबसे पहले जीवीए को जान लेते हैं कि अगर इसी की तुलना करें कि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या है इसका फुल फॉर्म जीवीए का? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर हम जीवीए पर, यह जीडीए का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, हम इसकी भी चर्चा भी करेंगे। तो अगर हम देखें तो 2019-20 में जीवीए में जो ग्रोथ रेट था वह 3.9% था, जबकि जीडीपी में, रियल जीडीपी में ग्रोथ रेट 2019-20 में कितना था? 4.2% या 4.2% था। और इसी वित्तीय वर्ष में यानी 2019-20 में जीवीए में 3.9%, दोनों पॉजिटिव हैं। और अंतर देख रहे हैं आप, इसमें दोनों में अंतर क्या है कि 0.3% का अंतर है। दोनों में कितना का अंतर है? 0.3% का अंतर है। यह कम है, जीडीपी रियल जीडीपी के मुकाबले कम है। इसके पीछे की वजह को हम जानेंगे अभी 2 मिनट में। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2020-21 में जो रियल जीडीपी में 7.7% का जो है निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, जबकि 2020-21 में जीवीए में 7.2% का निगेटिव ग्रोथ रेट जो है रजिस्टर्ड किया गया, जबकि इसका एक्सपेक्टेड जो 21-22 का हुआ अभी तक आकलित नहीं हो पाया है। यह जो है आकलित नहीं हो पाया है क्योंकि जीवीए पर जो है, अब जीवीए और जीडीपी में जब अंतर समझेंगे तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। इसको हिंदी में शकल कहा जाता है, डोमेस्टिक को घरेलू कहा जाता है और प्रोडक्ट जो है उत्पाद कहा जाता है। यानी जीडीपी को अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगर हम उत्पाद को और माइन्यूट विश्लेषण करें तो यह उत्पाद 2 तरह के होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का होता है। यही 2 तरह के उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में होते हैं, गुड्स का एंड सर्विसेज का। किसी भी अर्थव्यवस्था में, दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पाद 2 ही तरह के होते हैं, चाहे वस्तुओं का हो, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। सकल का मतलब हुआ कि टोटल। अगर हम इन जनरल किसी और गणित की भाषा में इसे देखें तो सकल का मतलब हुआ कि टोटल, लेकिन इकोनॉमी में यही टोटल जो है ग्रॉस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम घरेलू की बात करें, घरेलू का मतलब होता है किसी भी देश के, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो राजनीतिक सीमा होती है, किसी भी देश की जो राजनीतिक सीमा होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है,
या किसी भी देश या अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसकी जो राजनीतिक बाउंड्री होती है, पॉलिटिकल जो बाउंड्री होता है, जो सीमा होता है, उसके अंदर की बात को, उसके अंदर जो होने वाले एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में इस राजनीतिक सीमा के अंदर जितने भी तरह की वस्तुएं और सेवाएं अंतिम रूप से उत्पादित हो रही हैं, यानी अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं जो उत्पादित हो रही हैं, अगर उसका हम एक साल का, एक वित्तीय वर्ष का मौद्रिक मूल्य निकालें, कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मॉनेटरी वैल्यू अगर निकालें, मौद्रिक मूल्य निकालें, तो यही उस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद होगा। यही जीडीपी होगा। अब इसके एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपने देखा कि यहाँ 4 टर्म आ रहा है। एक आ रहा है एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष का मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर। अगर हम माने तो 1 अप्रैल से, भारत की स्थिति में माने तो 1 अप्रैल से अगला साल 31 मार्च तक, यह जो है एक वित्त वर्ष का मामला है। यानी 1 अप्रैल 2000, अगर उदाहरण के रूप में तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो मामला होगा, जो समय अवधि होगी, यही समय अवधि एक वित्त वर्ष कहलाएगा। इसके अलावे जो राजनीतिक सीमा की बात है, तो अगर हम भारत के राजनीतिक सीमा की बात करें तो यहाँ से जो समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बीच तक की जो दूरी होती है, तट से 200 नॉटिकल माइल तक की जो बीच की दूरी की जो सीमा बनती है, इसी को हम लोग राजनीतिक सीमा कहते हैं या घरेलू सीमा कहते हैं, राजनीतिक सीमा। और इस राजनीतिक सीमा में जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स, जितने भी तरह के गुड्स हैं या जितने भी तरह के सर्विसेज हैं, उसका अंतिम उत्पादन, जो अंतिम गुड्स और अंतिम सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज, गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज की बात हो रही है। अब इससे क्या मतलब है आपका? फाइनल गुड्स अगर मान लिया जाए कि हम आटा से, व्हीट से जो है ब्रेड बनाते हैं, इस ब्रेड बनाने में सबसे पहले हम व्हीट को आटे में बदलते हैं, फ्लोर में बदलते हैं, और इस फ्लोर के बाद इसको मैदा में बदलते हैं, और मैदा के बाद यह क्या होता है? ब्रेड बनता है। तो हमें गेहूं के लिए पैसे नहीं देने हैं। जब जैसे मान लिया गेहूं 10 रुपये का, आटा जैसे बनाया 20 रुपये का हो गया, जितने मात्रा, सेम मात्रा की बात करें, जब मैदा बनाते हैं 30 रुपये का हो गया, और फाइनली उसी मात्रा में जब ब्रेड बना तो यह कितना हो गया? 40 रुपये का हो गया। तो हमने इस गेहूं का अंतिम उत्पाद क्या देखा? यहाँ ब्रेड देखा। तो यानी हम ब्रेड कितने में खरीद रहे हैं? 40 रुपया में। तो यह 40 रुपया जो अंतिम उत्पाद होगा, किसी भी रॉ मटेरियल का जो अंतिम उत्पाद होगा, अंतिम वस्तु जो बन करके तैयार होगा, उसके मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं। इसी तरह अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें, फाइनल सर्विसेज की बात करें, तो अंतिम जो सेवा होती है, जैसे हॉस्पिटल की जो सेवा होती है, उसमें डॉक्टर की सेवा, नर्स की सेवा या जिस तरह की भी सेवाएं वहाँ दी जाती हैं, अंतिम रूप में जो सेवा हमें मिलता है, लास्ट में हॉस्पिटल का जो बिल मिलता है, यही अंतिम सेवा फाइनल सर्विसेज है। तो इसका जो प्राप्त होने वाला, इसका जो मौद्रिक मूल्य है वह, और जो वस्तु, अंतिम वस्तु, उसका मौद्रिक मूल्य जब को जोड़ा जाता है एक वित्त वर्ष में, किसी राजनीतिक सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको जब जोड़ा जाता है, कुल किया जाता है, यही जीडीपी बनता है। अब इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। सपोज कीजिए कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर जो है, जो भी निवासी रहते हैं, है ना, इसमें चौथा टर्म क्या है? इसके सीमा के अंदर निवास करने वाले। सीमा के अंदर निवास करने का मतलब है कि इसमें चाहे देशी रहें या विदेशी, चाहे भारत देश के लोग रहें या विदेश के लोग रहें, इनके द्वारा जो कुल उत्पादन होता है एक वित्तीय वर्ष में, इसी को हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि भारत में जो है कुछ विदेशी भी रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, और बाकी जो है जो यहाँ के देसी लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। तो इनके द्वारा मान लीजिए जब 20 रुपये का उत्पादन होता है साल भर में, इनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है, वह अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज को एक वित्तीय वर्ष में देखें तो 20 रुपये का होता है, और भारतीयों के द्वारा जो कुल उत्पादन होता है वह एक वित्तीय वर्ष में, यह सीमा, चूँकि राजनीतिक सीमा भारत के अंदर ये लोग रह रहे हैं, तो 80 रुपये का, तो एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल उत्पादन हुआ, जो जीडीपी बनेगा, वह 80 + 20 होगा, यही 100 रुपया का उत्पादन होगा। यह मौद्रिक मूल्य जो है, जो निकाला जाता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, इसी को जीडीपी कहते हैं।
अब जीडीपी में अगर आपने अंतर को समझ लिया होगा, जीडीपी को आपने समझ लिया होगा, तो अब हम जीवीए की बात करते हैं। जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी दो स्तर पे होता है, एक तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जितने भी जीडीपी के फाइनल प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स को दिए जाने वाले कॉस्ट हैं, अगर हम उसको निकालते हैं तो यही जो है फैक्टर कॉस्ट होता है। अगर जीडीपी मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्शन में दिए जाते हैं, अब माइनस सब्सिडी जो घटा लिया जाता है। सब्सिडी जो है हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसी प्रोडक्शन पे, इसी को जीडीपी मार्केट प्राइस करते हैं। तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट होता है, इसी को हम लोग रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। यही रियल जीडीपी है जिसकी हम चर्चा अभी ग्राफ में कर रहे थे, जिसकी कंपेयर कर रहे थे कि रियल जीडीपी का ग्रोथ और जो है जीवीए के ग्रोथ की हम जो है चर्चा कर रहे थे, अभी ग्राफ के मार्फत से समझा रहे थे कि 2019-20 में रियल जीडीपी में जो ग्रोथ था वह 4.2% था, जबकि जीवीए में ग्रोथ जो था उसी फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में आपने क्या देखा था, 3.9 था, पॉजिटिव था। 2020-21 की अगर बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जीडीपी में रियल जीडीपी में ग्रोथ था वह -7.7 था, जबकि जीवीए में जो ग्रोथ था वह -7.2 था। और एक्सपेक्टेड जो था जीडीपी रियल जीडीपी में 2021-22 में वह 11% था, 11% था, जबकि जीवीए का भी एक्सपेक्टेशन नहीं आया है, एक्सपेक्टेड नहीं आया है। जीवीए का मतलब, हम जीवीए को अंतर को समझते हैं। जीवीए का मतलब हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें जो भी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं फाइनल रूप में, उसका जब डॉलर में मूल्य निकाला जाता है, जो फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज के टोटल मूल्य को एक वित्तीय वर्ष में डॉलर में इवैल्यूएट किया जाता है किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर, है ना। एक वित्तीय वर्ष में वहाँ के टोटल रहने वाले निवासियों के द्वारा जो उत्पादन होता है फाइनल गुड्स सर्विसेज का, उसका मूल्य जो एक वित्तीय वर्ष में अगर हम डॉलर में निकालते हैं, यूएस डॉलर में, तो इसी को जीवीए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डॉलर में निकाल करके जब इसमें से जो उस गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज हुए हैं, जो भी मटेरियल डायरेक्टली यूज हुए हैं, उसके कॉस्ट को घटा देते हैं, तो यही जो एडजस्टेड होता है उसी को हम लोग जीवीए कहते हैं। यानी जीवीए क्या है, जीडीपी में एडजस्टमेंट है, या एडजस्टमेंट इन जीडीपी है। किन टर्म्स में, कि जब इसमें से हम टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट कर लेते हैं तो जीडीपी क्या हो जाता है, जीवीए में बदल जाता है। क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट जो है वह टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में, और जो सब्सिडी होता है अगर इसमें से हम टैक्स में और सब्सिडी में एडजस्टमेंट कर देते हैं तो यही जीवीए बन जाता है। यानी टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक वित्तीय वर्ष में हुआ है एक राजनीतिक सीमा के अंदर, तो उसका जो डॉलर में मूल्य है और उसके उत्पादन में जो भी रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए उसके कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो यही है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी आपने देखा जीडीपी को हमने समझाया कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर देश की राजनीतिक सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी तरह के निवासी हैं, चाहे वो देसी हों या विदेशी हों, उनके द्वारा जो अंतिम गुड्स एंड अंतिम सर्विसेज, यानी जो है फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उसका जब मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं तो इसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीवीए में हमने बताया कि इसमें एडजस्टमेंट है, जो प्रोडक्शन के दौरान जो दिए जाने वाले टैक्स हैं सरकार को, उसका और जो सरकार से सब्सिडी प्राप्त की जाती है, अगर जीडीपी में इसको एडजस्ट कर दिया जाए तो यही जीवीए हो जाता है। जीवीए को अगर हम सामान्य रूप में समझें कि जो किसी एक वित्त वर्ष के अंदर किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जो उसके निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन है, जो अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके मौद्रिक मूल्य को जब हम डॉलर में निकालते हैं और उस गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट एट्रीब्यूट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसके मूल्य को हम माइनस कर देते हैं तो यही जो प्राप्त होता है इसी को हम लोग जीवीए कहते हैं। अब हम अगले पार्ट की ओर चले, आर्थिक समीक्षा में हम बिजनेस पार्टनर की अगर बात करें, भारत के बिजनेस पार्टनर की बात करें तो चाइना इसका टॉप बिजनेस पार्टनर है और सेकंड पर यूएसए है। यह डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ट्रेड बैलेंस अगर पॉजिटिव की बात करें तो अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव है और सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव का मतलब अगर हम समझ लें तो क्लियर हो जाएगा। ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है
आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। निर्यात हुआ एक्सपोर्ट और आयात हुआ इंपोर्ट। जब किसी देश से वस्तुएं और सेवाएं दूसरे देश में जाती हैं तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं। जब किसी देश में किसी दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाएं आती हैं इसी को हम लोग आयात कहते हैं। जब ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं, तो जब आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हो किसी भी देश का, अगर हम भारत के ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव की बात करते हैं अमेरिका के संदर्भ में, इसका मतलब है कि भारत के जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, अमेरिका में ज़्यादा है, जबकि अमेरिका से आने वाले जो सामान हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, भारत में उसके तुलना में कम आते हैं। यही जो बैलेंस है इसी को ट्रेड बैलेंस के नाम से जाना जाता है। यानी अमेरिका में भारतीय उत्पाद जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वह ज़्यादा होता है, यानी भारत के उत्पाद वहाँ ज़्यादा बिकते हैं, निर्यात होते हैं, जबकि अमेरिका से जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके मॉनेटरी वैल्यू भारत में कम होती है तुलनात्मक रूप से। जो है एक्सपोर्ट हम वहाँ ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट वहाँ से कम करते हैं। इसमें एक नंबर पे अमेरिका जहाँ की ट्रेड बैलेंस हमारा है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है जहाँ की ट्रेड बैलेंस हमारा पॉजिटिव है, यानी किसका, भारत का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। जून 2020 की स्थिति की बात करें तो भारत में 13 साल बाद जो है ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव की स्थिति हुई, यानी हमारा जो है ट्रेड बैलेंस का मतलब कि निर्यात जो है आयात की तुलना में जो है ज़्यादा रहा। निर्यात क्या रहा, निर्यात ज़्यादा रहा आयात की तुलना में, यानी हमने ज़्यादा वस्तुओं और सेवाएं जो है बेची। या 13 साल बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न आई कि जून 2020 में कि भारत ने ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं जो है दूसरे देशों को बेची, जबकि खरीदा उससे कम मात्रा में। अब हम अगले टर्म्स पे आते हैं। अगर आयात निर्यात की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयात यानी इंपोर्ट जो दूसरे देश से भारत में आते हो तो चाइना वह नंबर 1 पे है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में जो वस्तुएं और सेवाएं किसी देश से आती हैं तो वह चाइना से आती है, चीन से आती है। जबकि निर्यात अगर भारत करता है भारत अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसी देश में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है तो अमेरिका में करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर ट्रेड बैलेंस क्या है, ज़्यादा भी है, क्योंकि अमेरिका में भारत की वस्तुएं ज़्यादा निर्यात होती हैं जबकि अमेरिकी वस्तुएं भारत में कम आती हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयात जो है आपको पता होगा कि क्रूड पेट्रोलियम का होता है, जो अशोधित पेट्रोलियम है जिसके बाद में यहाँ रिफाइन करके पेट्रोल डीजल इत्यादि बनते हैं तो आता है। और पूरे आयात का लगभग 2/3 जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो क्रूड पेट्रोलियम है उसका हिस्सेदारी होता है। सेकेंड नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है, ग्रीस वगैरह जो बनते हैं इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर भारत से निर्यात की बात करें तो भारत जो क्रूड पेट्रोलियम आयात करता है दूसरे देशों से, खाड़ी देशों से जो मंगवाता है, उससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ग्रीस हो गए, इसके अलावा जितने भी तरह की चीज़ें हो गई है ना, मोबिल हो गए, तो इसका प्रोडक्शन करके वह जो है निर्यात सबसे ज़्यादा इसी का बाई प्रोडक्ट करता है। क्रूड पेट्रोलियम का आयात सबसे ज़्यादा करता है, जबकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसका निर्यात नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर निर्यात की स्थिति देखें तो मेडिसिनल फॉर्मुलेशन जो है, मेडिसिन फॉर्मुलेशन उसका है। तो निर्यात में फर्स्ट नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और सेकंड नंबर मेडिसिन फॉर्मुलेशन का है, जबकि आयात में क्रूड ऑयल जो है सबसे ज़्यादा, क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा, इसके बाद जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किन किन क्षेत्रों का ग्रोथ कितना रहा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो ग्रोथ रेट की बात करें तो कृषि में ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा 3.4%। एकमात्र जो है 3 सेक्टर्स जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर्स है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है और तीसरा टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर्स में कृषि आता है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि आता है, और कृषि एंड एलाइज यह जो है इसका ग्रोथ रेट 3.4 रहा सबसे ज़्यादा, यानी यही एकमात्र जो है उद्योग, यही एकमात्र सेक्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था का जिसमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा वित्त वर्ष 2020-21 में। जबकि उद्योग में जो वृद्धि दर है वह -9.6% रहा, सेवा क्षेत्र में यह -8.8% रहा। तो एकमात्र पॉजिटिव यह पूछा जा सकता है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व में जो है विदेशी मुद्रा जो डॉलर में अमूमन, और इसके अलावे जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो IMF के साथ है, इसके अलावे जो है गोल्ड रिजर्व, ये सब मिलाकर कंपोनेंट्स मिलाकर के फॉरेक्स रिजर्व बनते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में चाइना
दुनिया का नंबर 1 देश है, जबकि भारत का पोजीशन 4th है। तो हमें 4th वाले पोजीशन को याद रखना है। अगर हम वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें और जीवीए के आधार पर, जीवीए हमने समझ लिया है, जीवीए में अगर हम विभिन्न सेक्टर्स के स्थिति को देखें, उसके कंट्रीब्यूशन को देखें, योगदान को देखें, तो सबसे ज़्यादा जीवीए में 2020-21 में ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी का जो एडजस्टेड फॉर्म है जीवीए, उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 54% है, जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान जो है 26% है, 26%, और कृषि 20% है। अगर हम एफडीआई फ्लो की बात करें भारत में, तो एफडीआई फ्लो यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से आने वाले जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसकी बात करें तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ। या तो जगविदित है कि सबसे ज़्यादा निवेश भारत में सेवा क्षेत्र में होता है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो निवेश है सेवा क्षेत्र में वह टॉप पे रहा। इसके अलावा अगर हम फ्लो की बात करें तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा फ्लो आया। एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से आया? सिंगापुर से आया। और किस राज्य में आया? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आया। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ है 2020-21 में, फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2020-21 में अगर सबसे ज़्यादा रोजगार की बात हुई है तो सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन कृषि क्षेत्र में हुआ है, दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र, जबकि तीसरे नंबर पर उद्योग है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है कृषि है 2020-21 में, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भी जो है कृषि का रहा। पॉजिटिव एकमात्र सेक्टर जो है जिसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा 3.4। तो यह आप महत्वपूर्ण है, आप इस पर नज़र रखिए। उद्योग जो है -9.6 के ग्रोथ रेट से जो है बढ़ा, यानी निगेटिव ऋणात्मक ग्रोथ हुआ है। सेवा क्षेत्रों में ऋणात्मक हुआ है, लेकिन सेकंड नंबर पर सेवा क्षेत्र जो है रोजगार देने में है, जबकि थर्ड नंबर पर उद्योग है। आपने देखा, अभी बताया कि जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स है, विभिन्न भारत के जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हैं उसका योगदान हमने बताया कि सेवा क्षेत्र का योगदान जीवीए में जो है 54% का है, 54% का, जबकि उद्योग क्षेत्र का 26% का और कृषि का 20%। यानी 1 नंबर पे सेवा क्षेत्र है, 2 नंबर पे उद्योग है इस कंट्रीब्यूशन में, और 3 नंबर पे क्या है? कृषि है। अगर हम जीडीपी में भी इस योगदान को देखें, जीडीपी में अगर हम इस योगदान को देखें, कंट्रीब्यूशन को देखें इकोनॉमिक सेक्टर्स का, तो 1 नंबर पे जो है सेवा क्षेत्र है, 2 नंबर पर उद्योग है, और 3 नंबर पर जो है आपको कृषि क्षेत्र है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, पूछ देता है सीधा सीधा। इसके अलावे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें कि किस सेक्टर पे कितना खर्च होता है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए यह आवश्यक है, तो यहाँ जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का कितना परसेंट स्वास्थ्य पे खर्च होता है? 1.5% खर्च होता है। टोटल जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के आंकड़े के हिसाब से, जो कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में यह प्रदर्शित है कि पूरे जीडीपी का 2019-20 के पूरे जीडीपी का 1.5% जो है हेल्थ सेक्टर पे खर्च होता है, जबकि 3.5% जो है एजुकेशन सेक्टर पे खर्च होता है। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हेल्थ अभी क्या है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, वैसी स्थिति में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है जीडीपी के परसेंटेज को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और एजुकेशन पे भी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मानव, स्किल्ड मानव जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का निर्माण जो है इन्हीं 2 सेक्टर से होता है, और इनका जैसे जैसे इस पे कंट्रीब्यूशन जीडीपी का बढ़ता है वैसे से ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इनरीच होते हैं, और अर्थव्यवस्था में जो है गति आती है, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन का फैक्टर जो है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का फैक्टर बढ़ जाता है। अब हम अगले, कोरोना की बात चल रही है तो कोरोना पे हम करें। WHO ने कोविड-19 को जो पैंडेमिक घोषित किया, महाविपदा घोषित किया, वह 11 मार्च 2020 को किया है। तो ये आपको इस डेट को बिल्कुल याद रखना चाहिए। अब हमने देखा कि सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, पूरे जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 54% का है। लेकिन अगर हम दुनिया के संदर्भ में भारत का, दुनिया के पूरे सेवा क्षेत्र में अगर हम भारत के योगदान को देखें तो यह 3.5% है। यानी पूरे सेवा क्षेत्र का, दुनिया के पूरे सेवा क्षेत्र में 3.5% का योगदान भारत का है। इसके अलावे अगर हम दुनिया की आबादी में भारत के परसेंटेज को देखें, भारत की आबादी प्रतिशत को देखें, तो यह 3.6% है। 3.6% आबादी जो है दुनिया की पूरी आबादी का
3.6% आबादी भारत में निवासित है। अगर हम प्रवास की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन क्या होता है? किसी भी स्थान से 6 या 6 महीना से ज़्यादा समय के लिए अगर आदमी प्रवासित होकर के अस्थायी या अस्थायी आवास किसी अन्य जगह पर बना लेता है तो इसी को प्रवास कहते हैं। प्रवास दो तरह का होता है, एक राष्ट्रीय प्रवास होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। फिर राष्ट्रीय प्रवास में भी कई तरह के हैं, तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं भारत के हैं, यानी भारत से माइग्रेट करने वाले लोगों की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है किसी देश के मुकाबले। अगर भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है भारत से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ माइग्रेट करके जाते हैं? तो एक नंबर पे जो है इनकी संख्या यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। भारत के सबसे ज़्यादा जो प्रवासी जनसंख्या है जो भारत से माइग्रेट करके किसी देश में जाते हैं तो वह यूएई है। दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है। इसको आपको क्रम को याद रखना होगा। अगर हम दुनिया में जो माइग्रेशन होता है, दुनिया के सभी देशों से टोटल माइग्रेशन होता है, उस पूरी दुनिया के माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा प्रवाह जो है यूएसए पहुंचता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जर्मनी और थर्ड नंबर पर सऊदी अरबिया में लोग पहुंचते हैं। अब हम टूरिस्ट की बात करते हैं। टूरिस्ट में नेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट की हम बात करेंगे। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, जो विदेशों से भारत आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर यूएसए के पर्यटक आते हैं, तीसरे नंबर पर यूके के आते हैं। ये भारत में आने वाले हैं। जो विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आने वाले उनकी संख्या एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पर यूएसए से हैं, तीसरे नंबर पर यूके के हैं। अब एक जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो भारत में आते हैं तो किन राज्यों में सबसे ज़्यादा उनका प्रवाह होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रवाह जो है तमिलनाडु में होता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में और थर्ड नंबर पर यूपी में। जो भारत के राष्ट्रीय, जो भारत क्षेत्र के अंदर भारत के घूमने वाले जो टूरिस्ट हैं, यानी देसी पर्यटक जिसको आप कहते हैं, सर्वाधिक फ्लो उनका यूपी में होता है और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु में होता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में बताया गया कि इस बार जो है 29 लेबर लॉ को, यानी श्रम से संबंधित जो 29 कानून हैं उनको मिला करके अब केवल 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 है उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस लक्ष्यों की चर्चा की गई, जिसमें हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो लक्ष्य है 2024 तक का है। यह टारगेट ईयर है, इसको आप याद रखिएगा। 2024 तक का है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो सेकेंड फेज का चल रहा है, इसमें 80.96 करोड़ लोगों को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा कर दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी इतना रिक्वायर्ड था। अब हम आगे आते हैं। एक एनआईपी की चर्चा आप लोग खूब सुन रहे हो, राहुल गांधी के सारे व्याख्यान में एनआईपी की चर्चा होती है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उनका आरोप है कि इसी नाम पर जो है भारत सरकार जो अभी कई पीएसयूज को बेच रही है और उसी से जो है जो पैसे की जो हो रही है उसे डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आ रहे हैं उसे एनआईपी कर रही है वो उसमें। अब उसके बारे में आप जानिए कि यह जो है एनआईपी आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के हिस्से का मामला है और यह जो है अतानु चक्रवर्ती नाम के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके रिपोर्ट पर एनआईपी शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना एनआईपी का मुख्य उद्देश्य है। एनआईपी फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगर हम पीएलआई की बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इसमें 10 सेक्टर्स जो हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का है। इसमें करना क्या है, इसका एम क्या है? भारत को वैश्विक आपूर्तिक श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना, ग्लोबल सप्लाई चेन का जो है एक अभिन्न अंग बनाना है। इसके लिए पीएलआई शुरू किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू किया गया। इसमें 10 जो सेक्टर्स हैं यह फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के हैं। अब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हमने बताया था कि आप जो है एनएनपी को, शुद्ध प्रति व्यक्ति आय निकाला तो एनएनपी को आप टोटल पॉपुलेशन से जैसे ही भाग देते हैं तो यह जो है प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अब एनएनपी का मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। जीएनपी से जब डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तब एनएनपी आता है। हमारे एक वीडियो एक इस पे आएगा जिसको आपको देखना चाहिए। प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले अगर राज्यों की गिनती की जाए तो गोवा टॉप नंबर पे, 1 नंबर पे, यानी प्रति व्यक्ति आय के मुताबिक जो है गोवा में सबसे ज़्यादा आय है। इसके बाद सिक्किम है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में अगर गिनती की जाए तो बिहार टॉप पे है, सेकंड नंबर पे यूपी है और थर्ड पे छत्तीसगढ़ है।
अब हम गरीबी की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं। भारत में जो गरीबी दर है वह 21.9 है, 21.9 है, यानी लगभग 22%। आप इसको सीधा देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी दर अगर देश में किसी राज्य में है तो वह छत्तीसगढ़ है। बिहार का जो ओवरऑल अगर केंद्र शासित प्रदेश, गरीब राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया जाए तो बिहार का स्थान 5वां है। अगर राज्यों में, न खाली राज्यों में इसकी गिनती की जाए तो बिहार राज्यों में 4थे नंबर पे है गरीबी के हिसाब से, यानी टॉप पे छत्तीसगढ़ है और 4th नंबर पे बिहार है। इसमें अब आर्थिक समीक्षा 2020-21 में वैश्विक सौर बैंक की जो है ग्लोबल जो है सोलर बैंक की बात की गई है। उसमें एक संकल्पना है जिसमें एक कंसेप्ट क्या है, एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड की बात की गई है। यह पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका भारत सबसे प्रमुख देश में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, ISA का, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम में है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व सौर बैंक का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाया जा सके, इसके लिए पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम आपने सुना होगा, जो 2018 में शुरू हुआ था। समाज में सबसे नीचे तबके के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। इस इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में जो है एक BNI का कंसेप्ट आया है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, यानी जीवन जीने के 5 बुनियादी आधार हैं, उसके आधार पर इंडेक्स डेवलप किया गया। वो क्या क्या आधार है, एक स्वच्छता है, पेयजल है, आवास है, सूक्ष्म पर्यावरण है और एक अन्य है। इसके आधार पर अगर राज्यों की रैंकिंग की जाए BNI इंडेक्स के आधार पर, तो केरल जीवन जीने के पाँचों बुनियादी जो आयाम हैं, पहलू हैं, जिसके आधार पर जो है BNI इंडेक्स डेवलप किया गया है, उसमें केरल टॉप पे है, पंजाब सेकंड पे और हरियाणा 3rd पोजीशन पे है।